बुलेटिन में सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक और 12 बजे ये बैठक रखी गई है। एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर 12 बजे का वक्त और मंत्रियों के समूह की यह बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। वित्त मंत्री और रेल मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 12 बजे मंत्रियों की यह बैठक होगी। आर्थिक सुधारों को लेकर बड़ी बैठक का यह आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल, ये तमाम लोग बताया जा रहा है कि मौजूद रहेंगे। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्वारंटीन किए गए हैं। फिल्म एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्वारंटीन किए गए हैं। परिवार के 4 सदस्यों के साथ वो मुजफ्फरनगर आए थे। मुजफ्फरनगर अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ आए थे। मुंबई से अपने पैतृक गांव बुढ़ाना वो आए थे, लेकिन क्वारंटीन कर दिया गया है। प्रशासन ने 14 दिनों के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, उनकी मां को, उनके भाई को, पत्नी को क्वारंटीन कर दिया है। नवाजुद्दीन, उनकी मां, उनके भाई और पत्नी को क्वारंटीन कर दिया गया है। 14 दिनों के लिए वो क्वारंटीन में रहेंगे। लॉकडाउन का पीरियड है और अपने गांव बुढ़ाना यहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी आए और लॉकडाउन के दरमियान, लिहाजा उनको प्रशासन ने क्वारंटीन किया गया है। तो फिल्म एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बड़े एक्टर। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुंबई से अपने पैतृक गांव बुढ़ाना आए और ऐसे में उनको क्वारंटीन कर दिया गया। खबर हम मेरठ से देंगे, जहां पर सिटी रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ देखने को मिली और रेलवे स्टेशन के बाहर हजारों मजदूर पहुंच गए। मेरठ में सिटी रेलवे स्टेशन पर मजदूरों की बड़ी भीड़ देखने को मिली और हजारों की संख्या में ये लोग देखने को मिले। देखिए तस्वीरों को आप देखिए, हजारों की संख्या में लोग रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचे हैं। शाम को 4 बजे श्रमिकों को बिहार एक ट्रेन लेकर जाएगी और शाम को 4 बजे ट्रेन आएगी, लेकिन लोग अभी से पहुंच गए। देखिए हजारों की संख्या में है। सुबह से स्टेशन पर ये लोग पहुंचने लगे हैं। अधिकारियों के सामने अब बड़ी समस्या ये कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करवाया जाए। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां अधिकारियों के सामने ही उड़ रही हैं। रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां पर हजारों की संख्या में, जहां तक आपको नजर आपकी जाएगी, आपको छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष टोलियों में बैठे हुए दिखाई देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पर पालन नहीं किया गया है। ये रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। सिटी रेलवे स्टेशन है ये मेरठ का, और सिटी रेलवे स्टेशन पर आप इस भीड़ को देखिए। श्रमिकों की भीड़ है जो अपने अपने क्षेत्रों को वापस जाना चाहते हैं। इस उम्मीद से स्टेशन तक पहुंचे। शाम को 4 बजे श्रमिकों को लेने के लिए एक ट्रेन आने वाली है। अब इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं जो स्टेशन पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब सबको एक ही ट्रेन से भेजा जाएगा या फिर बहुत सारे लोग इस उम्मीद से आ गए कि स्टेशन से उनको उनके घर तक छोड़ दिया जाएगा, ये क्लियर नहीं। लेकिन कुछ लोग बताया जा रहा कि अभी से पहुंच गए। देखिए शाम को 4 बजे की ट्रेन है, लेकिन सुबह से लोग आ गए, क्योंकि कई लोग पैदल दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, तो वो पैदल यहीं सीधा यहां तक आ गए। कुछ अन्य लोग भी यहां पर आ गए कि कहीं नंबर मिले या ना मिले, भीड़ इतनी हो जाएगी, तो अभी से लोग पहुंच गए। तस्वीरों को आप देखिए, मेरठ की तस्वीरें हैं, सिटी रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। मजदूरों की भीड़ को आप देखिए और उसके बाद आप तस्वीरों में कहीं पर अधिकारियों को नहीं देखेंगे, पुलिस कर्मियों को नहीं देखेंगे। कुछ अधिकारी जो इक्का दुक्का है भी वहां पर, वो इनको संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, वो यहाँ पर मेंटेन कैसे होगी, कौन करवाएगा। जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जो श्रमिक यहाँ पर पहुँचे हैं, वो खुद भी अपने स्तर पर नहीं कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। खबर अब प्रयागराज से, जहां पर हाईकोर्ट में सरकार
सुविधा मुहैया करवाएगी। प्रयागराज से खबर आपको दे रहे हैं, कोर्ट खुलने पर सभी तरह की, तमाम तरह की सुविधाएं सरकार मुहैया करवाएगी। हाईकोर्ट में सरकारी सुविधाएं मुहैया करवाएगी। प्रमुख सचिव न्याय ने महानिबंधक को यह जानकारी दी है कि जितनी भी फैसिलिटीज हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं जो कोर्ट में होनी चाहिए, वो सब मुहैया करवाई जाएंगी, सरकार करवाएगी। मुख्य सचिव के निर्देश पर हाईकोर्ट को जानकारी दी गई है और पत्र लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि कोर्ट खुलने पर सभी को सुविधाएं मुहैया करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। एक बार फिर से उसी खबर की ओर वापस लौटते हैं जो हमने आपको बताई थी, तस्वीरें दिखाई थी सिटी रेलवे स्टेशन की। मजदूरों की बेतहाशा भीड़, बेकाबू भीड़, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए हैं, श्रमिक यहां पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों को आप देख लीजिए। हमारे संवाददाता बलराम इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बलराम, ये इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कोई ट्रेन चलने वाली है क्या सुबह से? इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग एकत्रित हो गए यहाँ? देखिए राजीव, मेरठ प्रशासन ने यहाँ के मजदूरों को ये आश्वासन दिया था कि 18 और 19 तारीख को श्रमिक एक्सप्रेस चलाई जाएगी जो मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन से चलकर बिहार तक जाएगी। और इसी उम्मीद में आज सुबह से ही यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, वो पहुँचे हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो मजदूर हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जो स्टेशन की स्थिति है, आप देख सकते हैं कि मजदूरों से खचाखच भरा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से ध्वस्त नज़र आ रही है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ में महिलाएँ हैं, पुरुष भी हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ध्वस्त है। जिसको बार बार कहा जा रहा था कि सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जब श्रमिक रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसको फॉलो कराना। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, बावजूद उसके जो सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से ध्वस्त हो रही है उस पर किसी की नज़र नहीं है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि श्रमिक जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए हैं। इतनी जल्दी है कि कितनी जल्दी वो रेलवे स्टेशन के अंदर चले जाएं और वो ट्रेन पर बैठ जाएं, जबकि ट्रेन शाम को 4 बजे यहाँ से चलेगी। बावजूद उसके सुबह 6 बजे से ये कतारें लगनी शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे यहाँ पर श्रमिकों का जमावड़ा शुरू हो गया है। और जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो काफ़ी भयावह हैं। राजीव, अगर इन तस्वीरों को देख के ये कहा जाए कि अगर इनमें से एक भी शख्स संक्रमित हुआ तो समझ लीजिए क्या भयावह स्थिति होगी जब ये अपने गांव, अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि ना ही इनका कोई स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। बावजूद उसके जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं। और प्रशासन, ऐसा नहीं है कि प्रशासन देख नहीं रहा है, प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इन तस्वीरों को नज़रअंदाज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार प्रशासन चाहता क्या है, जबकि WHO और सरकार लगातार ये कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लॉकडाउन का पालन करें और जब घरों से निकलें तो मास्क लगाकर निकलें। लेकिन ये तीनों तस्वीरें यहाँ पर ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। राजीव, बिल्कुल सही बात है आपका। बलराम, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तस्वीरें आपने दिखाए हैं और तस्वीरों में दर्शकों ने देख लिया है कि हजारों की तादाद में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, श्रमिक पहुंचे हुए हैं। शाम को ट्रेन चलनी है लेकिन सुबह से पहुंच गए इस उम्मीद से कि जितना जल्दी हो सके उस ट्रेन के भीतर ही दाखिल हो जाए, प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए, ताकि जो आस है वो बनी रहे कि उन घर पहुंच जाए। और दूसरी तरफ अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली है। कोई भी अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करवा रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के तमाम हिस्सों में जहां तहां फंसे मजदूर अपने घरों तक पहुंचने के लिए मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अब मजदूरों के पलायन को लेकर राजनीति भी तेज होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ट्विटर के जरिए उन्होंने बसों के काफिले का एक वीडियो शेयर किया और वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हमारी बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं, हजारों की संख्या में राष्ट्र निर्माता, श्रमिक और प्रवासी भाई बहन धूप में पैदल चल रहे हैं। परमिशन दीजिए योगी आदित्यनाथ जी, हमें अपने भाइयों और बहनों की मदद करने दीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने
बसों की जो तस्वीरें ट्वीट की हैं वो मथुरा में राजस्थान सीमा पर खड़ी हैं। कांग्रेस का कहना है कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर पैदल चल रहे मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए कांग्रेस यूपी सरकार से बसें चलाने की अनुमति मांग रही है और इन बसों का खर्च भी कांग्रेस पार्टी उठाएगी। अब एक सवाल ये भी है कि मजदूर जो पैदल चल रहे हैं उससे बेहतर तो है कि बसें चलाई जाए, बसें जो मौजूद हैं उनसे उनको पहुंचाया जाए। तो ऐसे में क्यों नहीं परमिशन दी जाती, सवाल ये भी है। दूसरा, क्या इस पर राजनीति तो नहीं की जा रही? अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और बीजेपी की गरीब विरोधी नीतियां ही हैं कि श्रमिक आज बेबस है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर मजदूरों के पलायन के मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मजदूर महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान से पैदल चलकर आ रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस को वाकई मजदूरों की इतनी फिक्र है तो उन्हें अपने राज्यों में मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम करना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रियंका गांधी वाड्रा श्रमिकों के हाल के ऊपर एक राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। उनको इतना तो समझ आना चाहिए कि जो श्रमिक हैं और जो चल के आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से नहीं चल के कहीं और जा रहे हैं। वो आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों से चल के आ रहे हैं और आपको कहीं जो बसें की बात कर रहे हैं, आपको बस देनी है तो कृपया करके उनको दीजिए, अपने राज्यों को दीजिए या अपने अलायंस राज्यों को दीजिए, या आप अपने मुख्यमंत्रियों से बोलें कि उनको अपने राज्य से पैदल चल के या ट्रकों में भर के मत आने दीजिए। तो पहले प्रियंका गांधी वाड्रा की बात आपने सुनी और उसके बाद जवाब भी आपने सुन लिया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने इसका जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस शासित जो प्रदेश है वहां पर बसों को चलाइए। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, उम्मीद ये की जा रही थी कि अच्छे से पेश आएंगे, राजनीतिक दल साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस मसले पर भी, मजदूरों के मसले पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, अगर बात करें तो जो प्रवासी मजदूर हैं लगातार पलायन कर रहे हैं, उसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। अगर बात करें तो कल तक जहां पे गाजीपुर बॉर्डर यानी कि जो दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है, यहां पे मजदूरों को रोका जा रहा था, लेकिन जिस प्रकार से कल यहां पे कई सारे कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें, गाड़ियों का यहाँ पे जाम तो है, लेकिन अब यहाँ पे प्रवासी मजदूरों को रोका नहीं जा रहा है। गाजियाबाद के जो डीएम है उन्होंने आदेश दिया है कि जितने भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं सबको आने दिया जाए और सबको पुलिस सम्मान के साथ आश्रय स्थल तक पहुंचाए, फिर उसके बाद हम उनके जाने की व्यवस्था करेंगे। ये आदेश गाजियाबाद के प्रशासन ने जारी किया है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि तमाम सारे जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करें कि उनके ज़िले में कोई भी पैदल पलायन न करने पाए। जिसके बाद आज स्थिति यहाँ पे थोड़ी बेहतर देखी जा रही है। गाड़ियों का लंबा जाम है यहाँ पे, लेकिन जो मजदूर पलायन करते हुए दिख रहे थे उनकी संख्या बेहद कम है। पहले गाजियाबाद बॉर्डर पे यहीं पे रोका जा रहा था जितने भी पलायन कर रहे हैं मजदूर सभी को, लेकिन अब किसी को रोका नहीं जा रहा है। आगे जो है वो जा रहे हैं, उनके लगातार आगे वो अपना निकल रहे हैं। आगे बताया जा रहा है कि जब बहुत आगे जा रहे हैं तो वहाँ पर गाजियाबाद प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है, आश्रय स्थल बना रखा है। लोगों को वहाँ रोका जा रहा है, पूछा जा रहा है वो कहाँ जाएंगे, तो उनको जिले वाइज जिले जो है जिले के वाइज जिले बॉर्डर पे पहुंचाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अगर गाड़ियों के काफिले की बात करें तो यहाँ पे जाम इतना लंबा लग रहा है कुछ कहने के लिए नहीं, क्योंकि हर एक गाड़ियों से लगभग पूछताछ करने के बाद ही जाने दिया जा रहा है। तो लिहाजा जो एक राजनीति चल रही है पलायन कर रहे मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए, उसमें अब हर कोई आगे दिखना चाहता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर चाहे अन्य सरकार हो। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, लेकिन अब हर सरकार कोशिश कर रही है कि जो पलायन कर रहे मजदूर हितैषी हम किसी हैं, तरीके से बेहतर दूसरे कहते हैं कि नहीं तुम नहीं, हम हैं ज्यादा हितैषी मजदूरों, प्रवासियों, लोगों के। तो बस यही है और इसी में कहीं ना कहीं पीस भी वही रहा है जिसके नाम पर राजनीति हो रही है। आपका अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
लॉकडाउन 4.0 का पहला दिन आज और देश में कोरोना लॉकडाउन को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये लॉकडाउन चौथा फेज है लॉकडाउन का। आज से इसकी शुरुआत हो रही है और 31 मई तक ये लॉकडाउन चलेगा। लॉकडाउन के तीसरे फेज के खत्म होने से करीब 6 घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने केंद्र सरकार और राज्यों को लॉकडाउन जारी रखने की सिफारिश की थी और इसके बाद गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाते हुए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। तो 4.0 में राहत बढ़ी है, तो जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं और ऐसे में लोगों को अपने स्तर पर कोशिश ये करना होगा कि ज़्यादा सचेत रहें। जोन्स भी बढ़े हैं, बफर जोन ऐड कर दिया गया है। रेड, ऑरेंज, ग्रीन कंटेनमेंट जोन अभी राज्य सरकारें ही चिन्हित करेंगी, तय करेंगे कि कौन सा हिस्सा वो रेड ग्रीन जोन में रखेंगे। पहले केसेस के हिसाब से हो रहा था, लेकिन केंद्र की तरफ से क्योंकि और इसको लेकर ये भी शिकायत थी कि जो ऑरेंज में है उसको रेड में होना चाहिए, कई जगहों पर जो ग्रीन जोन में आ जाना चाहिए वो रेड जोन में है या ऑरेंज में। वैसे में अब राज्य सरकारों के पास अधिकार होगा कि वो तय करेंगे कि कौन सा जोन होगा। अब क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा वो भी आप ज़रा देख लीजिए। स्टेडियम खुल सकेंगे लेकिन दर्शक होंगे नहीं, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, मेट्रो बंद रहेगी, एयरलाइंस बंद रहेंगी। केंद्र सरकार के केंद्र के जो दफ्तर हैं, सरकारी दफ्तर, वो सब खुलेंगे। तो जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है वो भी शुरू हो सकती है अगर राज्य सरकारें सहमत हो जाते हैं परिचालन के लिए, गाड़ियों को, बसों को एक दूसरे के प्रदेशों में दाखिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश से आप कहां कहां जा सकते हैं अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दूसरे राज्य सरकारों के साथ सहमति बना लेती है कि वो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी शुरू करेंगे। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोइन, तो लॉकडाउन 4.0 की हम बात करें, प्रदेश की स्थिति को आप देख रहे हैं, प्रयागराज की स्थिति को आप देख रहे हैं, वहां पर किस तरह के हालात हैं, किस तरह की छूट आज पहले दिन आपको देखने को मिली है लॉकडाउन 4 में? जी बिल्कुल, अगर लॉकडाउन 4.0 की हम बात करें तो इसमें जो है केंद्र ने वो राज्यों को अधिकार दे दिया है कि वो तय करेंगे कि किस तरह छूट दी जानी है, किन क्षेत्रों को छूट दी जानी है, कितनी रियायत दी जानी है। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार की डिटेल्स गाइडलाइन वो जारी नहीं हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि दिन में 11 से 12 बजे के बीच में गाइडलाइन जारी हो जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से नए नए मामले लगातार सामने आते जा रहे हैं, खासकर प्रवासी मजदूरों के उत्तर प्रदेश में आने के बाद, तो बहुत ज़्यादा कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। थोड़ी बहुत रियायत की उम्मीद ज़रूर की जा सकती है, लेकिन वो रियायत किस तरह की होगी, कितनी होगी, उसके लिए अगले कुछ घंटों का इंतज़ार करना पड़ेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में, और प्रयागराज में जो कमोवेश हालात हम जो है पिछले 50-55 दिनों से देख रहे हैं, वही तस्वीरें आज भी देखने को मिल रही हैं। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, पुलिस सख्ती बरत रही है, लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराया जा रहा है, और जो ज़रूरी सामान है उनको छोड़कर जो बाकी दुकानें हैं, बाकी जो बाजार है, वो पिछले 50-55 दिनों की तरह ही बंद है। तो कहा जा सकता है कि अभी तस्वीर बहुत साफ नहीं हुई है लॉकडाउन 4 को लेकर के, और जब राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी हो जाएगी उसके बाद ही ये पता चल सकेगा कि किस जिले को, किस जोन को कितनी राहत मिलेगी और मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो फिलहाल अगले कुछ घंटों का इंतजार है जब राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी होगी, और तभी ये साफ हो पाएगा कि क्या कुछ राहत लॉकडाउन 4 में मिलने जा रही है और कौन सी राहत नहीं मिलेगी। और 31 मई तक लोगों को उसी तरह से, यानी पिछले 2 महीने से जैसे रह रहे हैं वैसे ही पालन करना होगा, उसी तरह से खुद को सुरक्षित रखना होगा। जी मोइन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो विस्तृत जो गाइडलाइंस है वो जारी होंगी कुछ वक्त के बाद। जो गाइडलाइंस में क्या क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या क्या एडवाइजरी होंगी, वो सब एबीपी गंगा आपको जरूर बताएगा। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब खबर हम आपको देंगे मेरठ से, माफ कीजिएगा नोएडा से, जहां पर फ्लैट में अचानक आग लग गई है। ये खबर मिल रही है नोएडा से, जहां पर फ्लैट में बताया जा रहा है कि अचानक आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 23वीं मंजिल पर ये आग लगी। आप इन तस्वीरों को देखिए, खिड़की से आप आपकी लपटों को बाहर आते हुए देख सकेंगे। 23वीं मंजिल पर ये आग लगी और फ्लैट में मौजूद परिवार किसी तरह से बाहर निकल गया। घर का सारा सामान हालांकि जलकर खाक हो गया है
और आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। सूरजपुर थाना इलाके के पारस टेरस सोसाइटी का यह मामला है, जहां पर आग लगी। सोसाइटी के टावर नंबर 17 की ये घटना है। तो अचानक आग लगी, किन कारणों से आग लगी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन राहत की बात यह है कि जनहानि नहीं हुई है। हालांकि वहाँ फ्लैट में जो सामान रखा गया था वो सारा सामान जलकर खाक हो गया है। गुजरात से आए 7 साइकिल सवार अपने घर पहुंचने के लिए बसें ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको बसें मिल नहीं रही हैं। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर झांसी से आई है, जहां पर ये मजदूर शहर में भूखे प्यासे परेशान हैं। असल में ये सभी हैदराबाद से चले थे, जिन्हें आगरा जाना है, लेकिन उन्हें बस नहीं मिली। बसें नहीं मिलने के चलते थके हारे इंतजार में बैठे हैं। तो झांसी की तस्वीरें, जहां पर बसों का इंतजार कर रहे हैं ये युवा कि कोई बस आए, उनको लेकर उनके घर तक जाए। खबर अब हमीरपुर से, जहां पर अनियंत्रित होकर बस पलट गई और हादसे में 11 लोग मामूली रूप से जख्मी हो गए हैं। रोडवेज बस में कुल 31 लोग यात्रा कर रहे थे और 12 मजदूरों को पुलिस की गाड़ी से महोबा भेज दिया गया है। तो हाईवे पर अनियंत्रित होकर ये बस पलट गए। 12 मजदूरों को फिलहाल पुलिस की गाड़ी से महोबा भेजा गया है। नोएडा से महोबा ही ये बस जा रही थी और झांसी स्टेट हाईवे जहां पर ये हादसे का शिकार हो गए, जिसमें करीब 11 लोग मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। कुल 31 लोग इसमें सवार थे। बाकी 12 मजदूरों को पुलिस ने अपनी गाड़ी से महोबा भिजवा दिया है। खबर अमरोहा से, जहां पर क्वारंटीन सेंटर में जमाती की मौत हुई है और हार्ट अटैक से जमाती की मौत हो गई है। खबर अमरोहा से आपको दे रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में एक जमाती की मौत हो गई है। जमाती को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई है। अंबेडकर नगर का रहने वाला ये मृतक स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। अफसर अली हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अफसर अली, जो भी अपडेट आपके पास है, जो भी ज्यादा जानकारी है, दर्शकों को दें। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो जमाती है अम्बेडकर नगर जिले का रहने वाला है। ये अमरोहा में जमाती के रूप में आया था और इसकी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद उसका मुरादाबाद इलाज किया गया था, जिसके बाद वहाँ के डॉक्टर ने इसे 2 कोरोना जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इसको क्वारंटाइन कर रखा था। देर रात इसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। और कल अमरोहा जो सांसद है दानिश अली, उन्होंने भी अमरोहा प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया था। तो आज अमरोहा प्रशासन को भी कुंवर दानिश अली ने ट्वीट कर प्रशासन को घेरा है। जी, अफसर अली, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो हार्ट अटैक से मौत हुई है जमाती की। ये कोरोना पॉजिटिव मिले थे, लेकिन उसके बाद ठीक होकर स्वस्थ होकर क्वारंटीन में थे, लेकिन इस बीच में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।